विक्टोरिया, ये 6 राज्य ऑस्ट्रेलिया के और 2 केंद्र शासित प्रदेश कैनबरा और तस्मानिया, ये हमने बताया। तो आज के क्लास में आपको लोकेशन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हम उन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं जो शेष बचे हुए थे। पिछले क्लास में हमने आपको ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट बताया था, मरुस्थल बताया था। इंपॉर्टेंट मरुस्थल में यहाँ पे 6 बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इन 6 मरुस्थलों को ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर पश्चिमी भागों में पाया जाता है, और इन्हीं मरुस्थलों के कारण ऑस्ट्रेलिया को मरुस्थलों का देश कहा जाता है, जिसमें आपने 6 मरुस्थल नोट किया था, और ये मरुस्थल थे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। इन डेजर्ट्स को आपको याद रखना है। यहाँ की झीलें मैंने नोट करा दी हैं, माउंटेन नोट करा दिया है। आज आप हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों में यहाँ पर दो घास के मैदान पाए जाते हैं। एक घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और दूसरा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और इन दोनों घास का टाइप्स आपसे पूछता है, दोनों घास का स्थिति पूछता है और इनका नाम पूछता है। ऑस्ट्रेलिया में पहला घास का मैदान पाया जाता है और यह शीतोष्ण घास का मैदान है। इसका नाम है डाउन्स घास के मैदान। और नोट करते चलें, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, और यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में पाया जाता है। जो आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, न्यू साउथ वेल्स से नीचे विक्टोरिया राज्य, इस विक्टोरिया राज्य में फैला हुआ है डाउन्स घास का मैदान। और ऑस्ट्रेलिया में दूसरा जो घास का मैदान पाया जाता है वो दूसरा देश न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड में इस घास के टाइप्स का प्रकार का नाम है कैंटाबेरी घास के मैदान, न्यूजीलैंड। इस तरह इस कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट में, 2 ही घास के मैदान पाए जाते हैं। पहला है डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में, और दूसरा घास का मैदान है कैंटाबेरी, न्यूजीलैंड में। इन घास के प्रकारों में, प्रकार की बात करें किस प्रकार के हैं, ये दोनों घास के प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि टेम्परेट है। तो डाउन्स और कैंटाबेरी के आप टाइप्स याद रखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये जो घास के मैदान है, जो हम शब्द यूज करते हैं घास के मैदान, तो इसका अभिप्राय वहाँ के जंगली क्षेत्रों से है। यहाँ पे जो जंगल के एरिया पाए जाते हैं उन्हीं को घास के मैदान कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वहां पे यूकेलिप्टस के पेड़ की संख्या ज्यादा है। यूकेलिप्टस आप देखते हैं कि ये बहुत लंबे पेड़ होते हैं और ये वाइट कलर के होते हैं, और ये जिस भूमि पर, जहां भी जिस एरिया में लगाए जाते हैं वो वहां के वाटर को खींच लेते हैं, यानी कि वहां की नम भूमि को ये कह सकते हैं कि ड्राई लैंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सूखी भूमि में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको यहाँ तक कि कह सकते हैं कि जंगलों का टेररिस्ट प्लांट भी कहा जाता है। टेररिस्ट प्लांट के नाम से ये फेमस है, यूकेलिप्टस। ऑस्ट्रेलिया के जो हम डाउन्स घास के मैदान
जो जंगल हम बता रहे हैं डाउन्स घास के मैदान, उनमें यूकेलिप्टस की पेड़ों की संख्या अधिक है। तो वैसे तो पूरा घास का मैदान डाउन्स घास का मैदान कहलाता है, लेकिन जिस एरिया में की संख्या अधिक है उस भूभाग को पार्क भूमि कहा जाता है। कामा इनवर्टेड कामा नोट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पार्क भूमि, आपसे पूछता है ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि का अभिप्राय किससे है। फिर से एक बार सुने क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के पार्क भूमि का अभिप्राय किससे है। तो ये है डाउन्स घास के मैदान में पाए जाने वाले यूकेलिप्टस वनीय क्षेत्र के अंतर्गत वो भूमि जो यूकेलिप्टस का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, उस भूमि को ऑस्ट्रेलिया में पार्क भूमि कहा जाता है। एक बार और समझ लें, जो स्टूडेंट नोट करते हैं, थोड़ा मैंने फास्ट बोला, स्लो आता हूं। हमने कहा कि पार्क भूमि से अभिप्राय बताइए। क्वेश्चन होता है कि पार्क भूमि क्या है, या ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले पार्क भूमि का संक्षिप्त विवरण दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो पार्क भूमि डाउन्स घास के मैदान में पाए जाने वाले यूकेलिप्टस के पेड़ों की अधिकतर वो एरिया है जहां पर बड़े पैमाने पर यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस भूखंड को, इस क्षेत्र को पार्क भूमि के नाम से जाना जाता है। नोट कर लिया, ठीक है। ये पार्क भूमि आप ही याद रखेंगे। तो ये रहे ऑस्ट्रेलिया के दो घास के मैदान, और उसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट आपने जोड़ा पार्क भूमि का, और इन दोनों घास के मैदानों का टाइप्स आपको हमने बताया। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की नदियां अभी मैंने नहीं बताया था आपको। ऑस्ट्रेलिया की नदियां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए, ऑस्ट्रेलिया की नदियां। देखेंगे मैप में, अपने अपने मैप में आ जाइए। आप पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखिए। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, जिधर आपको मैंने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का क्षेत्र बताया था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन, यहाँ पे जो 3 राज्य हैं, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, इन 3 राज्यों में आप देख रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैला हुआ है। इन्हीं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन के नजदीक से यहाँ की 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है मरे रिवर। फिर से सुने, आप मैप में भी देखें और सुनने भी, जो नोट कर रहे हैं वो नोट करें, मरे रिवर। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दूसरी नदी निकलती है डार्लिंग रिवर। डार्लिंग रिवर, मरे रिवर मिला। सेकेंड डार्लिंग रिवर। ये 2 नदियां ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन से निकलती हैं, और दोनों बहते हुए जब विक्टोरिया प्रांत में पहुंचती हैं, आप देखें मैप में, तो दोनों नदियां जब विक्टोरिया प्रांत में पहुंचती हैं तो ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। इनके मिलने से नदी का नाम मरे और मरे डार्लिंग नदी हो जाता है। मरे डार्लिंग नदी, यह नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। अब क्वेश्चन है कि ये किन राज्यों में बहती है। राज्य होते हैं न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ओरिजिन प्लेस इनका है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन, और फॉल्स इन गिरने का जगह होता है साउदर्न ओशन, दक्षिण सागर। ऑस्ट्रेलिया के नीचे का हिस्सा जो है वो साउदर्न ओशन कहलाता है, दक्षिण सागर कहलाता है। तो मरे डार्लिंग नदी कहाँ गिरती है? आंसर है इसका दक्षिण सागर में।
ठीक है। इन मरे डार्लिंग की जो सहायक नदी है, देखें अभी तक तो ये नदी थी मरे डार्लिंग दोनों मिली विक्टोरिया राज्य में, तो मरे डार्लिंग हो गई। अब इनकी सहायक नदी आपसे पूछता है, तो नदी का नाम है मुरुम्बजी रिवर। देखें आप विक्टोरिया प्रांत में नीचे जाकर आप अपने मैप में जाएं और नीचे देखें विक्टोरिया राज्य में एक छोटी सी नदी आकर इसमें मिल रही है, मुरुम्बजी रिवर। मुरुम्बजी रिवर मरे डार्लिंग रिवर की सबसे लंबी एवं बड़ी सहायक नदी है। मुरुम्बजी रिवर विक्टोरिया प्रांत में मरे डार्लिंग रिवर की सबसे लंबी एवं बड़ी सहायक नदी है। ओके, ये 3 नदियों के आपने नाम सुन लिए, और ये नदियां जो है आप देख रहे हैं कि ये पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूर्वी क्षेत्र है जहां पर इन नदियों का बहाव क्षेत्र है, तो नो डाउट अब आप यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं तो अब ये क्लियर होता जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में मरुस्थल पाए जाते हैं, तो नो डाउट वहां पे खेती तो हो नहीं सकती है, एग्रीकल्चर फील्ड वहां पे है नहीं। लेकिन पूर्वी हिस्सों में देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्स हैं, और ये रिवर्स नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाकर साउथ सी में गिर रही हैं, दक्षिण ओशन में गिर रही हैं। तो इस वाले बेल्ट में एग्रीकल्चर यहाँ पे आसान हो जाता है और मानसूनी वर्षा यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। रीजन यह है कि हिंद महासागर से निकलने वाली पवनें जब पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं तो यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराकर पूर्वी हिस्सों में बारिश करती हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ मानसून हिमालय से टकराकर उत्तर भारत में बारिश करता है, सेम वैसे ही यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से यहाँ पे पौने टकराकर पूर्वी हिस्सों में बारिश करती हैं, जिसमें 3 राज्य महत्वपूर्ण हैं, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। तो इन 3 राज्यों में जो बारिश का क्षेत्र है, मानसूनी क्षेत्र है, और ये नदियों का जो क्षेत्र है, इस पूरे एग्रीकल्चर फील्ड को रेवरीना का मैदान कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करें, रेवरीना का मैदान। रेवरीना फील्ड किसे कहते हैं, या रेवरीना का मैदान कहां पे पाया जाता है, फिर से नोट करें। रेवरीना का मैदान किसे कहते हैं, तो नोट कर रहे हैं, मैप में देखें, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी राज्य जहां पर मानसूनी वर्षा और नदियों के कारण एग्रीकल्चर फील्ड विकसित हो चुके हैं या एग्रीकल्चर कृषि की जाती है, उस मैदानी भाग को रेवरीना का मैदान कहा जाता है। रेवरीना का मैदान कहा जाता है। ओके, अब क्वेश्चन यह है कि रेवरीना फील्ड तो पूर्वी क्षेत्रों में है, तो क्या कृषि ऑस्ट्रेलिया के, थोड़ा क्लाइमेट और थोड़ा सा यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड को समझिए। मैं जहां तक आपको ले जाना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया को जिस संदर्भ में समझाना चाहता हूं, आप उस चीज को समझिए। हमने कहा कि रेवरीना फील्ड तो मरे डार्लिंग और जहां पे कृषि होती है उस फील्ड को कहते हैं। क्वेश्चन यह है, आपका क्वेश्चन है कि क्या पश्चिमी भागों में ऑस्ट्रेलिया में कृषि की जाती है, तो इसका आंसर है हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में कृषि की जाती है। लेकिन वो कृषि कैसे की जाती है इसको आप समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में बड़े पैमाने पर कुएं खोदे गए हैं। कुएं, रीजन यह है कि यहाँ पे डेजर्ट होने के कारण यहाँ पे नदियों की संख्या कम है, और आपको अभी बताया कि हिंद महासागर से उठने वाली पवनें, दक्षिण सागर से उठने वाली पवनें यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराकर पूर्वी भागों में बारिश करती हैं, न कि पश्चिमी भागों में। तो पश्चिमी भागों में मानसूनी बारिश न होने के कारण यहाँ पे खेतों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। अब सिंचाई कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता को देखते हुए यहाँ पर पश्चिमी भागों में बड़े पैमाने पर कुओं की खोदाई की गई है, और यहाँ से कुएं से पानी निकालकर पश्चिमी भागों में सिंचाई कार्य किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के इस भाग को, अभी आपने देखा कि पूर्वी भाग को तो रेवरीना फील्ड कहते हैं,
और जो पश्चिमी भागों में कृषि के कार्य के लिए कुएं खोदे गए हैं उनको उत्तरूप कूप, ये देखें हिंदी का शब्द है उत्तरूप कूप। कूप का मतलब होता है कुआं और उत्तरूप का मतलब होता है किसी भूभाग में बड़े पैमाने पर खींचे गए कुएं, खोदे गए कुएं। ठीक है, तो उत्तरूप कूप, कुएं खोदे गए हैं, इनको इंग्लिश में अस्टेशियन वेल्स कहा जाता है। उत्तरूप कूप को इंग्लिश में अस्टेशियन अस्टेशियन वेल्स कहा जाता है। तो ये एक संदर्भ, एक क्वेश्चन बनता है कि अस्टेशियन वेल या उत्तरूप कूप कहां पाए जाते हैं? तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में। उत्तरूप कूपों का क्या प्रयोग है या अस्टेशियन वेल्स का क्या यूज है? आंसर होता है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में वर्षा न होने के कारण वहां पर सिंचाई कार्य के लिए कुओं के द्वारा सिंचाई कार्य किया जाता है। इन कुओं को ही उत्तरूप कूप या अस्टेशियन वेल्स कहते हैं। ओके, अब इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप ऐसे नोट कर लें बहुत ही सुंदर शब्दों में। वर्षा के कमी के कारण पश्चिमी भागों में असंख्य कुएं खोदे गए हैं जिससे इन कुओं से पानी निकलता रहता है। इन कुओं को ही उत्तरूप कूप या अस्टेशियन वेल्स कहते हैं। ओके, आप सुन पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो यहां पे देखिए एक चीज मैंने कहा कि नदियों के कारण जो फील्ड बना था उसे रेवरीना का मैदान कहा गया। जो मानसूनी वर्षा के कारण फील्ड बना था उसे रेवरीना का फील्ड कहा गया। और अब पश्चिमी भागों में उत्कूप कुओं के कारण जो फील्ड सिंचाई कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कामा इन्वर्टेड कामा में नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुओं के कारण सिंचाई कार्य के लिए जो भूमि प्रयोग में लाई जाती है उसको ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। फिर से सुने, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया में ये इस चीज को मैं 2 मिनट में आपको समझा रहा हूं। आपने एक फील्ड का नाम सुना रेवरीना का मैदान और दूसरा फील्ड का नाम सुना ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ये दोनों कृषि योग्य भूमि है। इनमें कॉमन डिफरेंस ये है कि जो फील्ड रेवरीना का आपने सुना उस फील्ड में मानसूनी वर्षा और नदियों के द्वारा भूमि पर कृषि की जाती है, वो रेवरीना मैदान है। और आर्टिजन जो बेसिन आप सुने, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये वो फील्ड है जहां पर उत्कूप कूपों के द्वारा यानी कि अस्टेशियन वेल्स के द्वारा जो एग्रीकल्चर कर किया जाता है उस फील्ड को ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। इन दोनों का संदर्भ ऑस्ट्रेलिया से है, आप याद रखिएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इन पे 60 आपको 200 शब्दों में टिप्पणी लिखने को आता है। मेंस के क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पे 60 में इस पे टिप्पणी लिखने को आता है 200 वर्ड्स का, ग्रेट आर्टिजन बेसिन में और रेवरीना के मैदान के लिए। लेक्चर के अलावा आप एनसीईआरटी और अदर बुक्स को पढ़ते रहें। यहाँ पर इन फील्ड से आपको बहुत सारे मैटर और मिलेंगे, बहुत ज्यादा मैटर यहाँ पे आपको मिलेगा, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इस तरह अभी हम ऑस्ट्रेलिया के नदियों को पढ़ा रहे थे आपको, और ऑस्ट्रेलिया की नदियों से हमने यहाँ की 2 फील्ड का डिस्कस कर दिया आपको जहां पे एग्रीकल्चर कार्य किया जाता है। तो अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की अदर नदी पे। आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में विभाजित कर रहा होगा, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। इस मकर रेखा पर एक नदी दिख रही होगी आपको पूर्वी हिस्से में, यानी कि आप क्वींसलैंड में देखिए जहां से मकर रेखा गुजर रहा है, क्वींसलैंड में इस मकर रेखा पर एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है फिट्जरॉय रिवर।
फिट्जराय रिवर, और ये फिट्जराय रिवर मकर रेखा को 4 बार काटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी मकर रेखा को 4 बार काटती है? नदी का नाम है फिट्जराय रिवर। पूरे विश्व में यही एक नदी है जो मकर रेखा को 4 बार काटती है, नहीं तो मकर रेखा को केवल लिम्पोपो नदी ही 2 बार काटती है। विश्व में 3 जो ये लाइंस कंट्री से गुजरते हैं, उनमें आप देखेंगे कि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, इक्वेटर को कांगो जायरे नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और यही एक नदी है फिट्जराय रिवर जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में मकर रेखा को 4 बार काटती है। ओके, याद रखेंगे। तो ये है फिट्जराय नदी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की और महत्वपूर्ण नदियों को आप देखिए। आ जाइए ऑस्ट्रेलिया में, आप मैप में देखिए। मैप में देखेंगे क्वींसलैंड में नॉर्थ की तरफ देखिए। क्वींसलैंड में आप ऊपर चले जाइए। क्वींसलैंड के नॉर्थ में आपको 2 महत्वपूर्ण नदियां मिलेंगी जो गल्फ ऑफ कारपेंटरिया में गिर रही हैं। गल्फ ऑफ कारपेंटरिया में गिरती हुई आपको मिलेगी। पहली नदी है मिचेल रिवर और दूसरी नदी है गिलबर्ट रिवर। मिचेल नदी और गिलबर्ट नदी ऑस्ट्रेलिया की 2 फेमस नदियां हैं जो कारपेंटरिया की खाड़ी में गिरती हैं। मिचेल रिवर एंड गिलबर्ट रिवर। ओके, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया यानी कि क्वींसलैंड में देखिए सबसे नॉर्थ में। हो गए। अब हमने अभी आपको जो महत्वपूर्ण नदी पढ़ाया था उसका नाम था, जो 4 बार काट रही थी, फिट्जराय रिवर। यहां पे सबसे कॉमन फैक्ट यह है कि फिट्जराय 2 नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक फिट्जराय रिवर जो है वो मकर रेखा को 4 बार काटती है और बहती है क्वींसलैंड में, और दूसरी फिट्जराय रिवर भी है। और ये दूसरी फिट्जराय रिवर आप देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखिए, और ये गिरती है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में ये दूसरी फिट्जराय रिवर है। तो अब ये क्वेश्चन हो कि ऑस्ट्रेलिया की फिट्जराय रिवर तो जो क्वींसलैंड में बहती है वही 4 बार काटती है मकर रेखा को, नहीं तो फिट्जराय तो 2 हैं। एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी है जो मकर रेखा को नहीं काटती और वो गिरती है हिंद महासागर में। तो यहाँ पे ये फिट्जराय आपको महत्वपूर्ण नदी है, याद रखिएगा। और अन्य नदियों में मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी मरे डार्लिंग, और इनकी सहायक नदी मुरुम्बजी रिवर और मिचेल रिवर गिलबर्ट रिवर क्वींसलैंड में बहती हैं और गिरती हैं गल्फ ऑफ कारपेंटरिया में। ये ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। दूसरा हमने बताया कि इन नदियों के बेल्ट को, इस क्षेत्र को जिस पे कृषि की जाती है, मरे डार्लिंग की भूमि को, उस भूमि को रेवरीना का मैदान कहा जाता है। फिर इसी में बताया कि रेवरीना के मैदान में ही यूकेलिप्टस की जहां पे संख्या ज्यादा है उस फील्ड, यहाँ पे वहीं पे घास का मैदान भी है और वहां पे इस तरह की जो भूमि पाई जाती है, यूकेलिप्टस वाला याद रखेंगे, इसको पार्क भूमि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्सों में हमने बताया कि यहाँ पे उत्तूप कुएं पाए जाते हैं। उत्तूप कुएं के माध्यम से एग्रीकल्चर किया जाता है, कृषि किया जाता है, और अस्टेशियन वेल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। इन कुएं के माध्यम से होने वाले कृषि भूमि को, कृषि वाले क्षेत्रों को ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। ओके, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखेंगे। अब हेडिंग डाल दीजिए ऑस्ट्रेलिया के प्लेटू, ऑस्ट्रेलिया के पठार। आपने ऑस्ट्रेलिया की नदियां देखा, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान पढ़े, पार्क फील्ड पढ़ा, रेवरीना का मैदान देखा, और उधर ही आपने अभी ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के पठार। ऑस्ट्रेलिया के पठार।
ऑस्ट्रेलिया में 2 पठार पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 पठार पाए जाते हैं और ये दोनों पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी राज्य में पाए जाते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फिर से देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पठार, ऑस्ट्रेलिया में 2 पठार पाए जाते हैं और यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी राज्य में पाए जाते हैं। पहला पठार का नाम है किम्बरले प्लेटू, किम्बरले का पठार, किम्बरले प्लेटू, किम्बरले का पठार। दूसरा प्लेटू है इसी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, नीचे की तरफ देखेंगे, हमरसले प्लेटू, हमरसले का पठार। किम्बरले प्लेटू उत्तर में मिला और दूसरा हमरसले प्लेटू हमरसले प्लेटू इसके नीचे। तो किम्बरले और हमरसले ऑस्ट्रेलिया के 2 महत्वपूर्ण पठार हैं और इन पठारों का उपयोग क्या है, यूज क्या है। किम्बरले के पठार से बॉक्साइट का उत्पादन होता है, बॉक्साइट। किम्बरले के प्लेटू से बॉक्साइट निकलता है, वहां पे नोट करेंगे। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में, और यह फेमस है बॉक्साइट के लिए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा पठार है हमरसले प्लेटू। हमरसले प्लेटू फेमस है लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। हमरसले प्लेटू लौह अयस्क के लिए मिला। ये 2 प्लेटू यहाँ के फेमस, किम्बरले प्लेटू बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और ये वाला क्षेत्र जो है हमरसले प्लेटू, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। और ये दोनों पठार ऑस्ट्रेलिया के बड़े पठार हैं और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। किम्बरले प्लेटू तिमोर सी को टच करता है, तिमोर सी से लगा हुआ है नॉर्थ में, और हमरसले प्लेटू 80 माइल बीच के पास है, 80 माइल बीच जो इंडियन ओशन के तट से लगा हुआ है। ये 2 पठार और इनका प्रोडक्शन जो मिनरल्स यहां से निकलता है वो याद रखेंगे। इन्हीं पठारों के पास जो आप किम्बरले प्लेटू और हमरसले प्लेटू देख रहे हैं, तो हमरसले प्लेटू के आसपास के क्षेत्रों में 3 बड़ी खानें हैं। देखें, आप अपने मैप में बहुत बारीकी से डीप में खोजेंगे तो मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सभी के मैप में भी ये चीज दिया हो और हर चीज आपको बुक में या मैप में नहीं मिलेगा, इसलिए आप लेक्चर को ध्यान से सुने। यहाँ पे हमरसले प्लेटू के पास 3 बड़ी खानें हैं। इनमें एक खान का नाम है कालगुरली, कालगुरली खान, खोज दें कालगुरली। आप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में नीचे देखिए, मैप में देखिए, अगर जिन्हें नहीं मिल रहा है वो नोट कर लें। पहला, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले खान, हमने कहा कि 3 खान पाए जाते हैं। पहला खान है कालगुरली खान और दूसरा है कूलगार्डी। ओके, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 2 बड़े खान मिले आपको, कालगुरली और कूलगार्डी। इन 2 खानों से सोने का उत्पादन किया जाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ पे सोना निकलता है कालगुरली के खान से और कूलगार्डी के खान से। ये विश्व प्रसिद्ध 2 खाने हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये 2 महत्वपूर्ण खान हैं।
जो हमरसले पठार के निचले भागों में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कालगुरली खान और कूलगाड़ी खान। ये सोने के लिए फेमस है, सोने की विश्व प्रसिद्ध खान है। और इन्हीं खान के पास एक क्षेत्र है जिसे पिलबरा क्षेत्र कहते हैं। पिलबरा, पिलबरा क्षेत्र, पिलबरा एरिया। ये पिलबरा का खान जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो लोहे उत्पादन में भी हमरसले पठार तो देखा ही, लेकिन हमरसले पठार के पास का इधर का एक क्षेत्र है जिसे आप मैप में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, नोट करें ऐसे। पिलबरा क्षेत्र किसके लिए फेमस है? पिलबरा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए फेमस है। यहाँ पे लौह अयस्क बड़े पैमाने पर पाया जाता है। ठीक है, इस तरह ऑस्ट्रेलिया के इन आप महत्वपूर्ण चीजों को पढ़े। इसमें हमने अभी आपको पठार पढ़ाया, इससे पहले नदियां पढ़ाया, उससे पहले मरुस्थल पढ़ाया, फिर उधर पर्वत पढ़ाए, झील पढ़ाया, घास के मैदान आपने कंप्लीट किया। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड और यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चीजें। ये ऑस्ट्रेलिया इतना सा छोटा सा देश, ये विकसित कंट्री है और यहाँ का लाइफ स्टाइल काफी स्टैंडर्ड है। तो इनके जीविका का यहाँ पे साधन क्या है और इनका ट्रेड क्या है, आपको मैं बताते चलूं कि ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट उत्पाद करने वाला विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। संसार में ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। अभी आपने देखा था किम्बरले के प्लेटू से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो ये में बॉक्साइट भेजता है, बॉक्साइट उत्पादन करने वाला। दूसरा, सोने का उत्पादन यहाँ पे ज्यादा होता है, लौह अयस्क यहाँ पे ज्यादा उत्पादन होता है, तो इनकी विश्व में सप्लाई की जाती है। यहां से इनको अधिक पैमाने पर। नेक्स्ट, कालगुली, कूलगाड़ी और पिलबरा क्षेत्र, दो सोने की खानें और एक लौह अयस्क का खान है। नेक्स्ट यहाँ का इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक करता है। सब अधिक मीन्स जो है रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। विश्व के 3 बड़े जो देश हैं यूरेनियम उत्पादन में, जैसे कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, हर साल इनकी ही रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। कभी ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे पहुंचता है, कभी कनाडा, कभी कजाकिस्तान। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का उत्पादन अधिक होता है। ये यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है, तो ये विश्व में यूरेनियम का भी सप्लाई करता है। इसका मतलब यह कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो है खनिज संसाधन यहाँ पे उत्पादित किया जाता है, यूरेनियम। हो गया। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज है वो इलेक्ट्रिक सामान, यानी कि इंजीनियरिंग सामान है जो पूरे विश्व में भेजे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इंजीनियरिंग के जितने बड़े पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से विश्व को सप्लाई किया जाता है। चौथी महत्वपूर्ण चीज यह है कि ऑस्ट्रेलिया में ऊन का सप्लाई और ऊन से रिलेटेड गारमेंट्स, ऊनी वस्त्र कहें और ऊन कहें, ये विश्व में सबसे अधिक उत्पादित करने वाला देश है। ऊनी वस्त्र या ऊन, ये दोनों का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्व में सबसे अधिक ऊनी कपड़ों की सप्लाई करता है या ऊनी वस्त्रों का उत्पादन करता है। और इसको हम छोटे से संदर्भ में ये कह सकते हैं कि विश्व का 33% ऊन और ऊनी कपड़ों का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। यह यहाँ का एक महत्वपूर्ण फैशन है और यह यहाँ का एक महत्वपूर्ण ट्रेड है, ऊन और ऊनी कपड़े। और इसको हम कह सकते हैं कि विश्व में 33% ऊनी कपड़ों का सप्लाई करता है अकेले, ऊन का सप्लाई करता है अकेले 33%। इसका रीजन क्या है? आइए इसके रीजन को खोजते हैं।
विश्व में ऊन उत्पादित करने वाली जो विश्व प्रसिद्ध भेड़ें हैं, जो ऊनी भेड़ होती हैं, जिनकी क्वालिटी विश्व की सबसे अच्छी ऊन की क्वालिटी होती है, इन्हें मेरिनो भेड़ कहा जाता है। मेरिनो भेड़। और यह मेरिनो भेड़ें सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। तो नो डाउट ऊनी कपड़ों की सप्लाई ऑस्ट्रेलिया में ही ज्यादा होगा, ऊन का उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होगा, और ये ऊन मेरिनो ऊन कहलाता है, मेरिनो ऊन के वस्त्र कहलाते हैं, और इनको उत्पादित करने वाली भेड़ें मेरिनो भेड़ कहलाती हैं। तो ये विश्व का जो 33% का कॉन्सेप्ट आ रहा है ऊनी कपड़ों का और ऊन का, सबसे खास बात यह है कि विश्व में सर्वाधिक मेरिनो भेड़ें भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और इसको और आसानी से समझिए कि विश्व की 33% मेरिनो भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। ये बहुत ज्यादा है। किसी एक देश में पूरे विश्व का 33% किसी चीज का होना बहुत बड़ी चीज है। तो मेरिनो भेड़ें सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं, इसलिए इन ऊनों को मेरिनो ऊन कहा जाता है, वस्त्र को मेरिनो ऊनी वस्त्र कहा जाता है, और विश्व में सर्वाधिक मेरिनो भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और सबसे खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया मेरिनो भेड़ों का भी सप्लाई करता है। इनका एक ट्रेड भी है, विश्व में मेरिनो भेड़ों को भी ये सप्लाई करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। तो विश्व में सर्वाधिक मेरिनो भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, और विश्व में मेरिनो भेड़ का सप्लाई करता भी ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, इस तरह ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपको यहाँ की महत्वपूर्ण चीजें मिली जो आपको याद रखनी है। यही चीजें ऑस्ट्रेलिया को यूनिक बनाती हैं और ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट को फेमस करती हैं। अब लास्ट फैक्ट नोट कर लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया का हमने जो डेवलपिंग स्टेज आपको पढ़ाया था, इसका डिस्कवर पढ़ाया था कि 1770 ईस्वी में कैप्टन कुक ने किया था। तो इस समय यहाँ पर जनजाति ही रहा करते थे,